हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई टेस्ट 8 के जीएस के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन को। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आयात का बंद हो जाना, निर्यात का बंद हो जाना, आयात निर्यात दोनों का बंद हो जाना, इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात बहुत मायने रखता है। अगर आयात और निर्यात सुचारू रूप से चल रहा है तो वो अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा और वो फलेगा फूलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी होना चाहिए। आगे आते हैं, एनएसएसओ की अगर हम बात करें तो इसका पूर्ण विस्तार क्या है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो एनएसएसओ है उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में उसको कहते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। तो इसमें क्या होता है कि ये एक भारत सरकार का सांख्यिकी कार्यक्रम के अंतर्गत, उसके सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसके अंतर्गत आने वाला एक संगठन है। और इसमें क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ा संगठन है जो कि आपको नियमित तौर पे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करते रहता है। सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से जुड़े हुए जितने भी सर्वे होते हैं वो इसके जिम्मे है। और ये लगातार जो है विभिन्न तरह के सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण करता है और इसके रिपोर्ट भी आते रहते हैं। और प्रत्येक दौर एक विशिष्ट सर्वेक्षण अवधि में वर्तमान ब्याज के विषयों को कवर करता है, और साथ ही साथ वर्तमान में और भी क्या क्या चीज़ें चल रही है, जैसे आर्थिक ब्याज क्या है, लोगों का रहन सहन कैसा है समाज में, इन सब बातों पे जो है सर्वे करता है और इसका रिपोर्ट आते रहता है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जरूर कहीं ना कहीं इसका रिपोर्ट आया होगा जिस समय ये एग्जाम हुआ था। मेरे ख्याल से ये आपका एमटीएस का क्वेश्चन रहा होगा। तो जिस समय ये एग्जाम हुआ होगा एमटीएस का, उससे एक महीना पहले जरूर इसका रिपोर्ट आया होगा। तो देखिए आजकल होता क्या है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि करंट अफेयर्स में अगर कोई जीके है तो उसको एज ए जीके कन्वर्ट करके पूछा जा रहा है, जैसे इसको यहाँ पूछ दिया गया। तो एनएसएसओ का फुल फॉर्म यहाँ आपको होना चाहिए क्या? ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसको और डिटेल से आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा, जिसको हम लोग उच्च सदन या काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक कारण है। कारण इसके पीछे क्या है कि इसके जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वो राज्य के विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम राज्यसभा है। तो राज्य के विधायकों द्वारा 238 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और जो 12 सदस्य है वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं, उन्हें चुनते हैं इस रूप में। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जो है, जैसे कोई पत्रकार है या कोई वैज्ञानिक है या कोई आपको सेलिब्रिटी है, वो बिना चुनाव लड़े हुए राज्यसभा में चला जाता है, तो उसको जो है ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और ये इनकी संख्या 12 होती है, इस बात याद रखना। यानी टोटल जो है 250 सीट है राज्यसभा में। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है क्या होता है, जो राज्यसभा का कार्यकाल कहने का मतलब उसके सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा तो खैर ये कंटिन्यूअस चलने वाली संस्था है, ये कभी भंग होती ही नहीं है। तो होता क्या है कि अगर आप राज्यसभा के तौर पे चुने गए, राज्यसभा सांसद के तौर पे, तो आपको 6 वर्ष तक के लिए राज्यसभा में रहना होगा, और 6 वर्ष आपकी कार्य अवधि है। और उस कार्य अवधि के दौरान आप देखेंगे जो पुराने सदस्य हैं वे 6 वर्ष जैसे ही पूरा करते हैं तो हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश प्राप्त करते चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। आगे आते हैं, अध्यक्ष। इसमें जो होता है ना दोस्तों, इसमें 2 तरह के प्रमुख होते हैं, एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है जैसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो उसको अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होते हैं, इसका जो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, ये उपाध्यक्ष जो होता है उसका जो चुनाव है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों द्वारा वो चुना जाता है।
आगे हम बात करें लोकसभा, या जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं क्योंकि ये जनता का सभा है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और ये स्वचालित रूप से भंग हो जाता है, यानी 5 वर्ष के बाद ऑटोमेटिकली जो है राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग कर दिया जाता है। उसके बाद जो है जनता द्वारा निर्वाचित, इसमें 543 सदस्य चुनकर आते हैं, यानी 543 सीट पे चुनाव होता है और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं और ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब वे अंग्रेज जो भारत में ही रह गए, वे ब्रिटेन नहीं गए आज़ादी के बाद, या उनके जो वंशज यहीं रह गए, तो उनका जो परसेंटेज है इंडिया में वो काफ़ी कम है। लेकिन चूंकि भारत के संविधान में ये व्यवस्था है, अब हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि हमारे देश में जितने भी समुदाय हैं सबका जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए हमारे संसद में, ताकि वो भी अपनी बातों और समस्याओं को रख सके। तो उसके लिए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को, यानी अंग्रेजी भारत सदस्यों को, अंग्रेज के जो वंशज है उनको मनोनीत करते हैं इस रूप में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और जिसका चुनाव जो है लोकसभा के ही सदस्यों द्वारा कराया जाता है। अगर हम बात करें, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। ये जो क्वेश्चन है अगला, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको नहीं दे रहा हूँ, आप लोग अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा टेस्ट 8 का। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद का गोपनीयता, यानी पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके से पूछा गया है। रियली में क्वेश्चन का कुछ और जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए था। देखिए अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो शपथ होता है वो प्रोटेम स्पीकर दिलवाता है। यहाँ तो वो ऑप्शन है नहीं। तो देखिए होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत के राष्ट्रपति है। तो रामनाथ कोविंद, इनका ही ये जिम्मेवारी है कि जो नए सदस्य, नया जो लोकसभा गठित होने जा रहा है, जो लोकसभा में जो नए सदस्य चुन कर आए हैं, उनको शपथ दिलाना, उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाना जो है वो राष्ट्रपति का कार्य है। लेकिन राष्ट्रपति चूंकि उतने सदस्यों को अकेले नहीं दिला सकते, और दूसरी बात, राष्ट्रपति जो है एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल पद है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह के राजा है ये भारत के। तो ये क्या करते हैं, खुद जो है शपथ जो है नहीं दिलाकर ये प्रधानमंत्री और इन लोगों को दिलाते हैं, और बाकी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए ये क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो क्या होता है कि लोकसभा में चुनकर जो आए हुए सदस्य हैं उनमें जो सबसे अनुभवी सदस्य होता है, या जो सबसे पुराना सदस्य होता है, सबसे अधिक बार जीता हुआ होता है, जनरली सबसे अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को, जैसे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रपति कोविंद जी रहे, उन्होंने जो है हमारे प्रोटेम स्पीकर के रूप में वीरेंद्र कुमार को चुना था। कहीं कहीं इनका नाम वीरेंद्र कुमार के नाम से भी आप सुनते होंगे। ये मध्य प्रदेश के जो है एक टिकमा करके कोई क्षेत्र है, वहां से ये चुन के आए हैं और लगभग 6 से 7 बार ये जीते हुए हैं, यानी काफी अनुभव है इनके पास। तो ये काफी सीनियर है, सीनियर लोकसभा सदस्य है। तो इनको एज अ प्रोटेम स्पीकर उन्होंने नियुक्त किया। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है कि लोकसभा में चुन के आए सभी बाकी अन्य सदस्यों के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष का भी वो जो है शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो इन्होंने जो है अभी जो हमारे जो ये लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ओम बिरला, उनको इन्होंने शपथ ग्रहण करवाया। तो एक तरह से हम कहें तो राष्ट्रपति डायरेक्टली जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण नहीं करवाते हैं, वो प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से करवाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ ऑप्शन में प्रोटेम स्पीकर नहीं है, तो इसलिए यहाँ ऑप्शन हम लोग मजबूरी में जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। राष्ट्रपति ही एक तरह से लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलवाते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला है ये मोहनजोदारो के बारे में है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है भारत की, और यूं कहें कि दुनिया में भी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध का मरुस्थल कहा गया है? सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और इसमें बहुत सारे एरिया में, अच्छे खासे एरिया में फैला हुआ था।
अगर हम बात करें पश्चिम में, तो ये पश्चिम में या यहाँ तक चला जाता था, बलूचिस्तान तक चला जाता था पाकिस्तान के। ये इलाका है सिंध और बलूचिस्तान का इलाका। और पूरब में जो है ये इधर गंगा के मैदान के आसपास तक फैला हुआ था। अगर उत्तर में हम बात करें तो उत्तर में तो ये पूरा, यहाँ पे आप हड़प्पा देख रहे हैं जो कि आपको यहाँ है, ये पंजाब के आसपास के इलाका है ये, तो इस साइड तक ये फैला हुआ था। और दक्षिण में बात करें तो यहाँ लोथल आप देख रहे हैं इस साइड में, यहाँ आपको ये गुजरात में है, ठीक है। ये इसका बंदरगाह था यहाँ पर। तो ये मेन जो है प्लेसेस मैंने यहाँ आपके सामने रखा हुआ है, जैसे हड़प्पा, कालीबंगन, चौंद्रो, धौलावीरा, लोथल और मोहनजोदारो। ये मेन जगह थे इस सभ्यता का। जैसे हर सभ्यता का अपना एक प्रमुख स्थल होता है, तो इस प्रमुख स्थल से संबंधित क्वेश्चन है कि किस स्थल को सिंध का मरुस्थल कहा गया। अगर मरुस्थल की हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये है गुजरात, और गुजरात से ऊपर का ये जो आपको इलाका नजर आ रहा है, ये है राजस्थान। और राजस्थान के जैसे ही आप इधर आना शुरू करेंगे इधर, तो देखिए ये है सिंध, और इधर में जैसे आएंगे ये होगा बलूचिस्तान। ये सिंध और बलूचिस्तान का इलाका है जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है, और ये एक तरह का मरुस्थलीय इलाका है। तो मोहनजोदड़ो जो है, इस पर एक फिल्म भी आया था मोहनजोदारो करके, अभी इसका क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन का। तो इसी को जो है हम सिंध का मरुस्थल कहते थे, क्योंकि ये जो जनरली जो इलाका है ये मरुस्थलीय इलाका था। इसको सिंध का मरुस्थल के नाम से मोहनजोदारो को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक जाति, एक धर्म, एक मानव मात्र के लिए एक ईश्वर, ये कथन किसका है? यानी एक जाति, एक धर्म, मानव मात्र के लिए एक ईश्वर होना चाहिए, ऐसा सोचना, ऐसा कहना किनका था? तो राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु, श्री कृष्ण और महात्मा गांधी। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा होगा नारायण गुरु। नारायण गुरु के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, ये साउथ इंडिया के बहुत ही महान संत थे और ये समाज सुधारक थे। जनरली साउथ इंडिया के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, और आपको पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में भी एक से बढ़कर एक संत हुए हैं। तो कन्याकुमारी जिले में जो है ये मारुत वसन पहाड़ों की एक गुफा में उन्होंने तपस्या किया था। कन्याकुमारी तो आपको पता है साउथ में है, तो वहाँ एक जिला है मारुत वन, उसकी पहाड़ों की गुफा में इन्होंने तपस्या किया था। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को जैसे गया में पीपल के पेड़ के नीचे बुद्धि की प्राप्ति हुई थी, ठीक उसी तरह नारायण गुरु को उस परम ज्ञान की प्राप्ति जो है उस गुफा में हुई थी। यानी इसको एक तरह से जो है गौतम बुद्ध के समान माना गया। तो इस तरह से जो है इनकी शिक्षा को हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, और इसके बारे में अगर अगली बार क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है। इनका जन्म भी जो है साउथ इंडिया में हुआ था, बेंगलोर या चेन्नई के आसपास में कहीं हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है? तो देखिए ज्वालामुखी क्या होता है? जैसे आपके सामने मैंने यहाँ ज्वालामुखी का एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। क्या होता है, सबसे नीचे ये जो है हमारा ये मेंटल होता है, और उसके नीचे ये मैग्मा, ये धरती के कोर के नीचे आपको पता है कि जो मोल्टेन अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में पदार्थ होते हैं। तो ये जो मैग्मा क्या होता है कि ये जो मेंटल है उसकी जो ये दीवार है, ये जो लेयर है, ये कभी कभी कमजोर होती है, और मैग्मा के प्रेशर के कारण, चूंकि मैग्मा गर्म होता है, कोई भी चीज गर्म होता है तो फैलता है, तो फैलेगा तो प्रेशर डालेगा, तो प्रेशर के कारण अगर ये कमजोर हुआ तो ये मेंटल को चीरते हुए, और उसके ऊपर होता है परपट्टी, भूपरपट्टी जिस पे हम लोग रहते हैं, ये सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसको चीरते हुए ये बाहर आता है। और जैसे ही बाहर आता है उसके बाद ये उद्गार होता है ज्वालामुखी का, जिसको हम लोग कहते हैं इस मुंह जहाँ से ये निकलता है उसको हम लोग क्रेटर कहते हैं। और यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है जहाँ से राख, लावा और ये सब चीज़ें निकलती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं गैसें और राख, और यहाँ से निकलने के बाद जो है ये लावा जो है लाल कलर का, ये नीचे की ओर पिघलता है और धीरे धीरे ये जमता चला जाता है, और ये निकास बिंदु कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, ये एक भूगर्भिक रचना है, और ये ऐसी घटना है जो हमारे यहाँ घटती है, हलचल होती है धरती के नीचे। तो हम लोग इसमें हमको क्या देखना है, हमें पूछ रहा है कि ज्वालामुखी के कारण कौन सा ऐसा दृश्य भूमि है जो निर्मित नहीं होता है? शंकु, गुंबद, लावा गुफा, सर्प। तो देखिए क्या हम बता रहे हैं कि शंकु, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये एक शंकु के जैसा शेप है, तो ये ज्वालामुखी के कारण शंकु जैसा भूदृश्य निर्मित होता है, ये ऑप्शन नहीं होगा।
गुंबद भी बनता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, और लावा का गुफा भी बनता है। बच गया शर्क। ये जो शर्क है ये इसके कारण नहीं बनता, शर्क जो है कुछ और होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब क्यों होगा, आगे आते हैं। यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा पहला ऑप्शन शंकु लावा। ये जो देखिए, ये एक ज्वालामुखी है जिसका उद्गार हो रहा है, तो देखिए एक शंकु जैसा शेप बन रहा है, तो ये हमारा हो गया शंकु बनता है। अच्छा, ये इसको देखिए, ये गुंबद टाइप का है, ये देखिए गुंबद। तो कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी के कारण ये गुंबद नुमा शेप बन जाता है, तो ये भी बनता है। और ये देखिए, ये है हमारा लावा के द्वारा बना हुआ गुफा। कभी कभी ये जो है, ये लावा के, जब लावा निकल के खत्म हो जाता है और जम जाता है, तो कभी कभी ये गुफा जैसा बन जाता है, तो ये ज्वालामुखी गुफा ये भी होता है। और अगर हम बात करें शर्क की दोस्तों, तो जो शर्क होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका, उसको हम लोग हिम गह्वर कहते हैं शुद्ध हिंदी में। और ये क्या होता है दोस्तों, शर्क, ये एक प्रमुख अपर्दनात्मक हिमानी स्थलाकृति है। अपर्दनात्मक मतलब इसका अपर्दन यानी क्षय होते रहता है। तो होता क्या है कि कभी कभी हिम पर्वतों पे ये कटोरा नुमा एक गड्ढा सा जो है, यहाँ पे एक जगह बन जाता है, यहाँ का जमीन खसक के, यहाँ से ये जमीन जो है, यहाँ का स्थल खत्म हो गया और इसमें बर्फ फंसा हुआ रहता है। इसी को हम लोग शर्क या हिम गह्वर कहते हैं। शर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर होता है। हिमनद कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे जब बर्फ पड़ेगा तो यहाँ पे बर्फ जम जाएगा और यहीं से जो बर्फ पिघल के नीचे की ओर बहता है, तो ये हिमनद, इसको हिमनद कहते हैं। हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है। गर्त मतलब गड्ढा होता है, जिसका पार्श्व या किनारा खड़ी ढलान वाला होता है। यानी इसका जो किनारा होता है ये खड़ी ढलान वाला होता है नीचे की ओर। दूर से देखने पर ये गड्ढे अर्धगोलाकार रंगमंच की भांति दिखाई पड़ते हैं। प्रायः यह हिम से भरे यानी बर्फ से भरे रहते हैं और हिम के पिघल जाने पर इनका आकार गहरी सीट वाली आरामदायक कुर्सी की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको शर्क कहते हैं। और ये एक तरह की हिमानी स्थलाकृति है, न कि ये ज्वालामुखी स्थलाकृति है। तो ये ज्वालामुखी के कारण निर्मित नहीं होता है, यह अपर्दन के कारण निर्मित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन अगर मैं आपको कराता हूं तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती जाएंगी। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है काकरपारा परियोजना। ये काफी जो है चर्चा में था। काकरपारा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, काकरपारा परियोजना गुजरात में स्थित है। काकरपारा परियोजना जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है एक तरह का, ठीक है, ये परमाणु परियोजना है। तो ये भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात के व्यारा नगर के समीप स्थित है। और हाल फिलहाल में आप देखेंगे, ये 22 जुलाई 2020 को यानी पिछले महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर न्यूक्लियर साइंटिस्ट फॉर अचीविंग क्रिटिकली ऑफ काकरपारा एटॉमिक पावर प्लांट 3, यानी यहाँ पे तीसरा पावर प्लांट जो है स्थापित किया गया है। और दिस इंडिजीनियसली डिजाइन 700 मेगावाट, तो यहाँ पे 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा ये नए वाले से। और उसी को लेकर इन्होंने जो है धन्यवाद दिया वैज्ञानिकों को। और ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मेक इन इंडिया का पूरी तरह भारत में निर्मित है। और इसको जो है इस तरह से जो है उन्होंने जो है धन्यवाद दिया है सभी को। और ये देखिए 22 जुलाई का ट्वीट है। तो देखिए प्रधानमंत्री क्या ट्वीट करते हैं नहीं करते हैं, उसको आपको पॉलिटिकल व्यू से नहीं देखना है, आपको एज ए स्टूडेंट या एज अ जो है प्रोफेशनल आपको देखना है कि क्या क्या चल रहा है हमारे देश में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगक कोशिका को यानी कोशिका के किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो सभी लोगों को जनरली पता है, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये मानव कोशिका है, ठीक है। तो ये मानव कोशिका में ये केंद्रक होता है और ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें गोल्जी बॉडी होता है और भी जो द्रव भरा होता है, ठीक है, बहुत सारा है, क्रोमोसोम होता है, आरएनए, डीएनए, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो आपको ब्लू वाला जो नजर आ रहा है ये, ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता है, ये बल्कि तैरते रहता है कुछ इस टाइप से, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है मानव कोशिका और ये है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। ये लाइसोसोम क्या करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लाइसोसोम क्या करता है फ्रेंड्स,
कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो तैर रहा है ये अपशिष्ट पदार्थ है। कोशिका के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका यूज नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करता है, उनको ईट अप करता है, उनको खा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइसोसोम क्या करेगा, इस अपशिष्ट पदार्थ को खाएगा और इसके अंदर बहुत ही तेज एंजाइम होता है और ये एंजाइम इन पदार्थों को तोड़ के नष्ट कर देता है, गला देता है। इस तरह से ये साफ सफाई करते रहते हैं सेल में। लेकिन जब ये लाइसोसोम धीरे धीरे करके बढ़ जाते हैं और जब ये फटते हैं तो इनमें इतना ज़्यादा एंजाइम होता है कि ये पूरी की पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी ये पूरी की पूरी कोशिका को ही खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सभी बातें लिख दी है, आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल का जो ऊपरी छिलका होता है वो किस ऊतक से बना होता है ये पूछ रहा है। पैरान्काइमा ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक, केलेन्काइमा ऊतक और जाइलम। देखिए सर जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वो तो अच्छे से पढ़ाएंगे ही आपको। तो देखिए ये जो जितना भी हार्ड सरफेस वाला, अगर किसी भी पौधे का अगर कोई सरफेस हार्ड है या कोई भाग हार्ड है तो जनरली वो जो है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक यानी उसको टिश्यू कहते हैं, उस टिश्यू के कारण बना होता है। और ये एक तरह का निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है, यानी ये जो टिश्यू होता है ये निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। इसमें कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है जो कि काफ़ी हार्ड शेप इसको प्रदान करता है और यह मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का बना होता है। यह उन अंगों को यांत्रिक शक्ति देता है जिसमें यह पाया जाता है। और बात सही है, ये चूँकि हार्ड होता है तो उन अंगों को एक तरह का यांत्रिक, एक मैकेनिकल पावर दे देता है, टफ बना देता है उनको। और अगला है हमारा विषाणु या वायरल, यानी इसको वायरल रोग भी कहते हैं। तो विषाणु जनित संक्रमण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, यानी कौन सा वायरल डिजीज है या कौन सा विषाणु जनित रोग है। हैजा, टाइफाइड, डिप्टीरिया, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए हैजा, टाइफाइड, डिप्टीरिया ये जो है विषाणु से नहीं होता है, इनका कोई और कारण है, जीवाणु और ये सब प्रोटोजोआ वगैरह। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है फ्रेंड्स ये आपको होता है विषाणु के कारण। और उसका मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिख दिया है, इस ट्रिक का स्क्रीन शॉट लेकर और आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है और मेरे ख्याल से इसमें लगभग सभी तरह के रोग सम्मिलित हैं। तो ये ट्रिक कह रहा है कि यहाँ पे बड़े मम्मी एंड पिताजी खाई चिकन पोहे रसोई में, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ब का मतलब होता है बर्ड फ्लू, ये भी वायरस के कारण होता है। डेंगू, मम्मी का मतलब मम्स या गलसुआ, एंड का मतलब एड्स, पिताजी में पीठ जो है ये पित्त जोड़, जिसको जॉन्डिस भी कह सकते हैं। जी यानी जुकाम, खा मतलब खसरा या जिसको मिजल्स कहते हैं। ई मतलब इन्फ्लुएंजा आ गया, इन्फ्लुएंजा है आंसर होगा। चिकन मतलब चिकनगुनिया, पोहे में पो का मतलब पोलियो और हे का मतलब हेपेटाइटिस, र का मतलब रेबीज, सो का मतलब स्वाइन फ्लू और ई का मतलब इबोला और मे का मतलब मेनिंजाइटिस। ये एक ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। इसको याद रखिएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा। और मेरे ख्याल से जनरली हर एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर होता है, तो आपका एक नंबर फिक्स हो जाएगा। आगे आते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण के लिए सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह भूमध्य रेखा से अधिक होता है। भूमध्य रेखा मतलब जैसे ये अगर इसको हम धरती मान लें तो धरती के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जो उसको दो गोलार्धों में दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो कह रहा है कि यह भूमध्य रेखा से अधिक होगा, वह भूमध्य रेखा पर समान होगा, यह भूमध्य रेखा के जितने से कम होगा, यह शून्य होगा। तो देखिए अगर हम आपको बताए, मैंने मधुबन वाले बैच में शायद पढ़ाया था कि धरती का जो है ना अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर धरती पे अगर हम बात करें तो वो बन जाता है गुरुत्व बल, और उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है एम इक्वल टू एफ इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो जहां पर ये F जो है ये बल है, M उस वस्तु का द्रव्यमान और G जो है धरती का गुरुत्वीय त्वरण, इसका जो मान होता है ये फिक्स नहीं होता है। वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स होता है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान फिक्स नहीं होता है, ये अनंत पे 0 होता है
धरती के सतह पर बहुत अधिक होता है और धरती के केंद्र पर 0 हो जाता है। धरती के सतह से ऊपर जाते हैं तो घटता है, धरती के सतह के भीतर और केंद्र के बीच में इस एरिया में रहते हैं तो कम रहता है। इतना तो ये तो हो गया धरती से सतह से दूरी के हिसाब से। दूसरा, इसका जो मान है फ्रेंड्स, ये आपको धरती की संरचना पर भी निर्भर करता है। जैसा कि आपको पता है धरती का जो स्ट्रक्चर है वो गोलाकार नहीं है पूरी तरह से, बल्कि धरती थोड़ी चपटी टाइप की है, ऐसे अंडाकार टाइप की है। तो होता क्या है कि रेडियस हर जगह एक जैसा नहीं है, तो धरती के केंद्र से उसकी सतह की दूरी हर जगह एक जैसी नहीं है। ध्रुवों पर कुछ और है, विषुवत रेखा पर कुछ और है। तो होता क्या है कि धरती के स्ट्रक्चर के कारण भी जी के मान में यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो है परिवर्तन देखा जाता है। और चूंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी मान बदल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ देख सकते हैं। तो उससे संबंधित एक फॉर्मूला है। जैसे ये धरती है और यहाँ पे मान लेते हैं कोई पिंड या कोई वस्तु है इस पी पॉइंट पे, और धरती चूंकि रोटेशन कर रहा है तो रोटेशन के कारण जो है उस पर एक बाहर की ओर ये वाला एक बल लगता है, इसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्री बल। अगर कोई भी चीज़ अगर रोटेशन कर रहा है, घूर्णन कर रहा है या वृत्तीय गति कर रहा है तो उस वस्तु पर बाहर की ओर एक अपकेंद्री बल लगता है। और इस अपकेंद्री बल को जो हम तोड़ेंगे तो इसका एक भाग ऊपर की ओर जाएगा ऐसे, तो ये इस अपकेंद्री बल का एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एंगल लैम्डा और इधर की ओर है उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल mg। लेकिन इस mg का विरोध करने के लिए ये बल यहाँ पे मौजूद है। तो जनरली जो है इस यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ जी लैम्डा नहीं होगा, यहाँ mg लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। ये m भी नहीं होना चाहिए, ये m भी जो है जनरली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आ गया है गलती से आया है। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान जो है इस पॉइंट पे, ये एक जनरल पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जी नॉट। जी नॉट मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण का सर्वाधिक मान है जो कि सरफेस पे होता है। उसमें से घटेगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा। ओमेगा जो है ये कोणीय वेग है, धरती का घूर्णन करता है, ये धरती का रेडियस है आर, और ये कॉस तो आपको पता ही है। ये लैम्डा जो है ये इस पॉइंट से इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा और विषुवत रेखा के ये जो है इसके बीच का कोण है, ऐसे हॉरिजॉन्टल एंगल है। तो आप इसको देख, इसको हम लोग लैटिट्यूड भी कह सकते हैं इस एंगल को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जी का मान जो है ये अलग अलग जगह पे, अगर हम बात करें पोल मतलब उत्तरी ध्रुव यानी यहाँ पे चल जाता है, या दक्षिणी ध्रुव की हम बात करते हैं। तो जब हम पोल पे किसी इस पॉइंट को उठाकर पोल पे ले जाएंगे तो निश्चित तौर पे लैम्डा का भी मान बढ़ेगा। और देखिए लैम्डा का मान बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा, क्योंकि ये पोल पे जाएंगे तो ये रेखा और ये रेखा 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा, ऐसा वाला। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा cos 90 का मान क्या होता है 0, और 0 का चूंकि cos स्क्वायर 90 है तो भी 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। उस स्थिति में पोल पर ये जो मान है mg0 इसके बराबर हो जाएगा, यानी कहने पोल पर जो है उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे काम करते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख ही देते हैं आपको, यहाँ पे होगा m, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये पोल पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सीधे सीधे mg0 के बराबर हो जाएगा, जो कि अपने महत्तम मान के बराबर हो गया। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इक्वेटर यानी इस रेखा की, अगर हम बात करें इस लाइन की, इसको कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर पे जब आएंगे तो देखिए इस पॉइंट को उठा के इक्वेटर यानी इस रेखा पे हमको रखना है, यानी यहाँ रखना है। जैसे यहाँ रखेंगे तो लैम्डा का मान गिरते गिरते 0 हो जाएगा, और लैम्डा का मान 0 रखेंगे तो cos 0 का मान होता है 1 और cos स्क्वायर 0 का मान होता है 1 हो जाएगा, और इस सब में गुना होके हो जाएगा क्या mg0 माइनस ओमेगा स्क्वायर r, और ये यहाँ हो जाएगा ये m। तो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर जो गुरुत्वीय बल का मान आया वो mg0 में से कुछ घट के आ रहा है, जरा गौर से देखिए। और जो घटने वाला जो संख्या है यहाँ पे जो घट रहा है ये देखिए, ये है ओमेगा स्क्वायर। किसी भी संख्या पे स्क्वायर या किसी भी राशि पे जब स्क्वायर चढ़ता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये है धरती का रेडियस, ये भी पॉजिटिव होगा। यानी ये जो घटने वाला वैल्यू है इसका मान कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। ओमेगा स्क्वायर आर का मान अगर निगेटिव आएगा तो ये निगेटिव मिलके प्लस हो जाता है।
लेकिन यहाँ प्लस होने का कोई चांस नहीं है, पूरी तरफ पॉजिटिव रहेगा, यानी माइनस ही रहेगा यहाँ पे। और यानी कहने का मतलब ये जो mg0 है, यानी इस रेखा पर, इस विषुवतीय रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल का मान mg0 के बराबर नहीं होगा, बल्कि उसमें से कुछ घट के होगा, यानी कम होगा। और पोल पे हम ध्रुव पे क्या देखे हैं, mg0 यानी मैक्सिमम मान के बराबर हो रहा था। इसका मतलब जो है धरती के ध्रुव पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पे कम होता है। ये मैथमेटिकली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अगर नहीं समझे तो फिर भी आप सीधे याद रखिए, पोल पे जो है विषुवत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यह भूमध्य रेखा पर से अधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर से अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इधर में भौतिक मात्रा, यानी इधर में भौतिक राशि है और इधर में उसका ऐसा ही मात्रक दे दिया गया है। जैसे लंबाई को इंटरनेशनल यूनिट में, एसआई यूनिट में मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में, और समय को फ्रेंड्स एसआई यूनिट बोले या कोई भी यूनिट बोले, सब में सेकेंड में मापते हैं। लेकिन यहाँ दिया है घंटा, यहीं पे गड़बड़ है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 3 में गड़बड़ी है। और यहाँ आपके सामने मैंने कुछ एसआई यूनिट्स रखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। ये ऐसा यूनिट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति देवता को कैंडेला में। मैंने बोला था कम से कम इसको आप याद रखिएगा, यही मेन है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अन्य इकाइयाँ भी है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापते हैं। देखिए कंप्यूटर में आप जो भी टाइप करते हैं वो उस वर्ड के फॉर्म में कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है। जैसे अगर आप एज होप टाइप करेंगे, होप शब्द लिखेंगे, तो एज का कोड होता है 104, ओ का कोड होता है 111, पी का 112 और ई का 101। तो कंप्यूटर किसको होता है, आस्की कोड। हर लेटर का अपना एक कोड होता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, फटाक से जो है प्रोसेसर उसको एज के बदले वो 104 लेता है और उस 104 को कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर्स में, जिसको हम लोग कहते हैं 010101। 01 को, ठीक है फ्रेंड्स, 0 और 1 को हम लोग बीट्स कहते हैं, 01 को हम लोग बीट कहते हैं। और ये एज की जो लंबाई है ये इतना है, ओ की इतना है और ई की इतना है। सब मिलाकर होप की जो लंबाई है ये इतने बीट्स की, कितना 8 8 8 8 यानी 8 चौका 32 बीट, यानी 32 बीट की लंबाई में। तो आप लोग भी जाते होंगे कंप्यूटर खरीदने तो अक्सर बोलता होगा कि कौन कितने बीट का चाहिए, यहाँ पे प्रोसेसर आपको 32 बीट, 64 बीट, 128 बीट ऐसे आता है। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बीट में मापा जाता है, याद रखिएगा। किसी दो द्रव मिश्रण में वैसे पदार्थ जिनके क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं को निम्नलिखित में से किस पृथक्करण विधि से सर्वोत्तम रूप से अलग किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, दो ऐसे द्रव मिश्रण जिसमें जिन द्रवों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उन द्रवों को अलग करना है। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई केमिकल है, उसमें दो तरह का द्रव लगा हुआ है, या मान लेते हैं जैसे कि पानी में जो अल्कोहल मिला हुआ है, और आपको पता करना है कि आपको अलग अलग करना है, अल्कोहल को अलग, पानी को अलग। तो जब आप उसको गर्म करोगे तो मेरे ख्याल से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट शायद कम होता है। तो अल्कोहल पहले वाष्पीकृत होकर वो अलग एक बर्तन में जाकर जो है फिर संघनित होकर उसको हम अलग जमा कर सकते हैं, और पानी फिलहाल इधर ही रहेगा। जैसे पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम में जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब का जो होता है प्रभाजी आसवन के द्वारा उनको अलग किया जाता है। डीजल का क्वथनांक अलग होता है, पेट्रोल का अलग होता है, ग्रीस का अलग होता है। तो जैसे जैसे कच्चे पेट्रोलियम को धरती से निकाल के हम गर्म करते हैं तो जो कम क्वथनांक वाला होता है जैसे पेट्रोल, वो पहले निकल जाता है, फिर डीजल निकलता है। इस तरह से हमें प्राप्त होते जाता है। तो चलिए आगे आते हैं हम लोग और इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, तो इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मिश्रणों का अगर हम पृथक्करण करना चाहें, अगर दो मिश्रणों को अलग करना चाहें तो उसकी बहुत सारी विधियां हैं। इसमें पहली विधि है क्रिस्टलन विधि। इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे नमक है, नमक में कुछ अशुद्धि जो है आपको दिखाई दे रहा है कि नमक में अशुद्धि है। तो हम लोग जनरली नमक को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, नमक को पानी में घोल लेंगे, यानी उसको लिक्विड अवस्था में ले जाएंगे, पानी में घोल लेंगे, या यूं कहें कि उसको गर्म करके गला लेंगे। गलाने के बाद उसको फनल द्वारा, किसी छन्नी द्वारा उसको छान लेंगे, और उसमें जो गंदगी है वो छन्नी में रह जाएगा।
और फिर वो पदार्थ चूंकि क्रिस्टलीय पदार्थ है, मैं केमिस्ट्री में इसमें वीडियो भी बना चुका हूँ, आप मेरे एसएस टीचिंग सेंटर वाले यूट्यूब चैनल पे उसको देख सकते हैं। तो जैसे ही उस क्रिस्टलीय पदार्थ के लिक्विड को हम ठंडा करते हैं, वैसे ही वो फिर से क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा और उस तरह से वो शुद्ध हो जाएगा और उसकी गंदगी अलग हो जाती है। तो हम लोग मिश्रण को अलग करने का एक ये भी तरीका है। अगला है आसवन विधि। आसवन विधि जो है मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है, दो द्रवों को। तो दो द्रवों के क्वथनांक में यदि अधिक का अंतर हो तो उनको जो है हम लोग इस विधि से अलग करते हैं। आसवन विधि में किसी द्रव को वाष्पित करके दूसरे स्थान पे इकट्ठा करके ठंडा करके विशिष्ट द्रव पृथक कर लिया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था। तो इस तरह से इसमें वाष्पन और संघनन का नियम होता है। एक तरफ एक बर्तन में मिश्रण को रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, जो कम क्वथनांक वाला होता है वो पहले खौल के भाप बन के वो पहले जाके दूसरे बर्तन में जमा हो जाएगा और दूसरा वाला जो है अभी गर्म होते रहेगा। इस तरह से अलग करते हैं। दूसरा ऊर्ध्वपातन, कुछ ऐसे ठोस है जिनको गर्म करने पर डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, तो इस तरह से उनको भी अलग किया जा सकता है। इसको भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप खुद पढ़ लीजिए। आगे आते हैं प्रभाजी आसवन, ये जनरली पेट्रोलियम के लिए यूज किया जाता है, आसवन ही है। फिर है भाप आसवन। आसवन की भी ये भी एक विधि है, ये कार्बनिक पदार्थों को पृथक्करण करने के लिए किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों मतलब जैसे कि अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इन सब चीज़ों को इसके लिए आता है कि देखिए ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो जनरली जैसे बेंजीन जल में अघुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पीकृत होते हैं। तो इस विधि का प्रयोग करके जैसे कि हम लोग एसीटोन, मिथिल अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण करते हैं। फिर चुंबकीय पृथक्करण, ये वैसे पदार्थों के लिए यूज होता है जिनमें चुंबकीय गुण होता है। और अगला है क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग वर्णलेखी कहते हैं। जैसे एक ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक ऑप्शन भी था क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि जैसे हमको किसी सैंपल का जांच करना है तो हम एक ऐसा एक ट्यूब लेते हैं, उसमें छन्नी लगा रहता है इस टाइप का, ठीक है, उसमें ये सैंपल को डालते हैं, लोड कॉलम विथ सैंपल। यहाँ सैंपल डाले, कुछ समय के बाद सैंपल जो है इसमें से धीरे धीरे नीचे की ओर बहना शुरू करता है। जैसे यहाँ पे रन, ये जो है नीचे की ओर बह रहा है प्रेशर के कारण। तो देखिए अगर किसी मिश्रण में अलग अलग आकार के कण है, यहाँ पे छन्नी रहता है, जैसे जनरली जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम सिलिकेट या कुछ करके रहता है, यहाँ पे रुई टाइप का आता है, बहुत सारे दवा के डिब्बे में भी आता है वो। तो यहाँ पे वो भरा हुआ रहता है उसका गोली। तो होता क्या है कि इससे जब सैंपल गुजरता है तो जो हल्का होता है वो पहले नीचे आ जाता है, जैसे लाल वाला ये नीचे आ गया, जो थोड़ा बड़ा कण होता है वो ऊपर आ जाता है और जो और भारी होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इससे हम अलग अलग उसको करके और उसके कलर के हिसाब से पकड़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो है मिश्रण, कौन कौन सा पदार्थ मिला हुआ है। लाल कलर है तो उसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे ये कौन है। या एक ऐसे करते हैं कि लाल वाला पहले गिर रहा है तो यहाँ से ये चाबी को खोलते हैं, यहाँ से इस चाबी को खोलेंगे तो लाल वाला पहले गिरेगा, उसको एक ट्यूब में जमा कर लेंगे। फिर यहाँ से ब्लू वाला मिश्रण गिरेगा तो उसको अलग जमा कर लेंगे, काला वाला गिरेगा तो अलग जमा कर लेंगे। हमारे पास मिश्रण को अलग अलग कर लिए और हम उसका टेस्ट और जांच कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, यानी कि इसको वर्णलेखी भी कहा जाता है। ये सब 12th क्लास में भी पढ़ना है सोल्यूशन में, ठीक है। आगे आते हैं, वैसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों की गुण और प्रकृति रखते हैं उसको हम लोग मेटालोइड या उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। जैसे ये मेटालॉइड्स की अगर हम बात करें, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं ऐसे जो सीढ़ी टाइप का बन रहा है, यहाँ से बी से चलेंगे एक सीढ़ी टाइप का ऐसा बन रहा है। जैसे ये ब्रॉन्ज से लेकर आपको जो है ये स्ट्रेट तक है, ठीक है, यहाँ तक ये जो एलिमेंट्स है ये सभी के सभी मेटालॉइड्स के कैटेगरी में आते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बी है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। ये सभी के सभी मेटालॉइड्स हैं, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, इसको गिन भी सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये पूछता भी है। आगे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है। बढ़ते हुए पौधे, बिल्कुल भी नहीं। बढ़ती हुई जनसंख्या, हाँ। बढ़ती हुई फसलें, बढ़ते हुए फूल, जी नहीं। ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये पर्यावरण के लिए ज़्यादा खतरा है। ज़्यादा जनसंख्या होगा, ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ज़्यादा घर बनेगा, ज़्यादा गाड़ी चलेगा, पर्यावरण पे ज़्यादा नुकसान होगा।
अगला है, इनमें से कौन सी एक भारत की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। देखिए भारत में क्या होता है, सरकार का एक अपना एक नियम है जिसके तहत जो है जनरली सरकारी कंपनियां जो है वो महारत्न का दर्जा हासिल कर सकती है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन जो है महारत्न नहीं है। तो एनटीपीसी, सीआईएल, भेल और यहाँ पे बीईएल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भेल BHEL होता है लेकिन BEL ऐसी कोई कंपनी अभी महारत्न में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपके लिए अभी जो है महारत्न कंपनियों की जो संख्या पहले 8 थी, परंतु हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के आने के बाद से इनकी संख्या 10 हो गई है। और इन सब का लोगो आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें भेल है, इंडियन ऑयल है, सेल है, ONGC है, NTPC है, गेल है, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड। आप इन सभी में गौर से देखिए, 1 नंबर 2 नंबर ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन CIL मतलब ये कोल इंडिया लिमिटेड, लेकिन ये BEL आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे थोड़ा और जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे उन सभी कंपनियों का पूरा नाम है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन आता है। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, जैसे NTPC, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या इसको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सके तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, महारत्न का दर्जा किन कंपनियों को मिलता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो आपके सामने जो है ये महारत्न कंपनी का दर्जा कैसे मिलता है, उसके कुछ मानदंड यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि किन कंपनियों को जो है महारत्न का दर्जा मिलता है। जनरली वो सेबी के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है, पहला यहाँ पे शर्त है। दूसरा जो है 3 वर्षों की अवधि में जो है औसत वार्षिक व्यवसाय जो है 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में जो है उसका जो टोटल जो है एनुअल नेट वर्थ है उस कंपनी का 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और पिछले 3 वर्षों में वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और कंपनियों के व्यापार क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए, तभी उनको महारत्न कंपनियों में शामिल किया जाता है। इसको भी पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीप फास्टनर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। जीप फास्टनर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से 2 अलग अलग वस्तुओं को जोड़ा जाता है। जैसे जीप मतलब ये जो चेन है, इसको जोड़ने के लिए ये फास्टनर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका आविष्कार जो है ये किसने किया था, तो ये WI जूडसन। जब देखिए WI नहीं WL जूडसन इनका नाम है, और इन्होंने बहुत पहले इसका आविष्कार किया था, 1800 समथिंग के आसपास में, बहुत पहले, यानी 1900 ईस्वी से पहले किया था। और ये जो है अमेरिका के रहने वाले थे, शिकागो के। तो व्हिटकॉम एल जूडसन इनका नाम है, ये उनका फोटो है, उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, ठीक है। आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य, सिटियस अल्टियस फोर्टियस। इसका ये जो है किसका वाक्य है, फुटबॉल विश्व कप का, क्रिकेट विश्व कप का, विंबलडन का, ओलंपिक का। देखिए ये जो आदर्श वाक्य है सिटियस अल्टियस फोर्टियस, ये ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य ये कहलाता है, और इसका अर्थ होता है तेज, उच्चतर और मजबूत। ये इनका अर्थ होता है इस वाक्य का। अंग्रेजी में इसको इस तरह से लिखते हैं। और इसके अलावा कुछ और भी खेल है, जैसे कि यूनाइटेड बाय इमोशन, टोक्यो 2020 गेम्स का आदर्श वाक्य है। टोक्यो में जो ये गेम्स हुआ था, 2020 गेम्स जो प्रायोजित था, उसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। पैरालंपिक खेल मतलब जो अपंग लोग होते हैं उनका वो ओलंपिक कहलाता है, उसका आदर्श वाक्य होता है स्पिरिट इन मोशन, स्पिरिट ऑन मोशन, ठीक है। और ये जो है यह अभिव्यक्ति जो है विकलांगों की भावना की ताकत का प्रतीक है, जिन्होंने शारीरिक बीमारी को जीत लिया और उच्च जीत हासिल करते हैं। ये पैरालंपिक खेलों के लिए है। तो इस तरह से कुछ खेल है और उसके आदर्श वाक्य आपको याद रखना चाहिए, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे आते हैं, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा, शाहजहां ने करवाया था। और ये जो है आपको इसका डेट ऑफ बर्थ और इसके मरने का दिन सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो जामा मस्जिद का फोटो है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये आपको पता होनी चाहिए, और आगरे में है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ और भी
इमारतें हैं, मुगल कालीन इमारतें हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आता है, इसको तो आप रट ही जाइएगा, यादें कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला है काबुली बाग में स्थित मस्जिद, इसको बाबर ने पानीपत में बनवाया। इसमें यहाँ पे पूरा डिटेल है। जैसे आगरे की मस्जिद, यह आगरा में स्थित है, लोधी किले के भीतर, इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। बाबरी मस्जिद, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अयोध्या में, जिसपे अब राम मंदिर बना है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। यह बाबर के सेनापति मीर बकी द्वारा बनवाया गया था बाबरी मस्जिद, और यह मस्जिद अयोध्या में स्थित है नहीं था, अब हटकर वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। उसी तरह फतेहाबाद है, सबका अपना अपना। तो हुमायूं ने कब बनवाया, शेर शाह ने कब बनवाया, सब पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर है ये हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, ये सब जैसे अकबर ने बनाया, जहांगीर का, ये बड़ा पूछता है जी, आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। जहांगीर महल अकबर ने बनवाया था, जहांगीरी महल अकबर ने, दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब अकबर ने बनवाया था। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस तरह से यहाँ पे और भी है, इसको भी आप देख लीजिएगा। फतेहपुर सिकरी, ये भी अकबर ने बनवाया था, ये भी बड़ा नामी है जी। लाहौर का किला, यानी अकबर ने काफी निर्माण करवाए हुए थे, इसलिए अकबर जो है उसको जो है ग्रेट मुगल एम्परर के नाम से जाना जाता है। और अगला है आपके सामने, यहाँ पे इसको भी देख लीजिएगा। आगे आते हैं, ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी, आप लोग एक गाना सुने होंगे हनी सिंह का, कि एक गाना में वो लोग कहते भी है कि मैं ग्रैमी ले आऊंगा। ग्रैमी क्या होता है, हर संगीतकार का अपना जीवन का जो है एक सपना होता है। यह एक तरह का अवार्ड है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। थोड़ा और जान लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड का ये लोगो है, ऐसा ही एक ट्रॉफी दिया जाता है। ग्रैमी जो अवार्ड है उसका मूल नाम है ग्रामोफोन अवार्ड। ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये ग्रामोफोन है। पहले के ज़माने में ग्रामोफोन चलता था, तो ये जब शुरुआत हुआ था इसको ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता था। बाद में इसका नाम थोड़ा सा और क्यूट बना दिया है, ग्रैमी अवार्ड। ये पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह जो है 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। बहुत पुराना अवार्ड है, और इस अवार्ड का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये ऐसा वैसा अवार्ड नहीं है, इसका जो वैल्यू है वो ऑस्कर के जितना है। तो दुनिया में बिग 3 नाम से अवार्ड समारोह किए जाते हैं। बिग 3 नाम, जिनमें अवार्ड, ये वार्षिक समारोह होते हैं, संगीत पुरस्कार समारोह, उनमें से ये एक है। जैसे अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स, इसका भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ग्रैमी अवार्ड्स और बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स, इन तीनों में से ये एक है ग्रैमी अवार्ड, और ये इनको बिग 3 के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला है कि यह संगीत उद्योग की मान्यता को अन्य प्रदर्शन पुरस्कार जैसे, यानी कहने का मतलब ये जो अवार्ड है अन्य पुरस्कार के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और वैल्यू में बिल्कुल भी कम नहीं। जैसे अकादमी अवार्ड्स, ये फिल्म के लिए दिया जाता है। बहुत सारे अकादमिक अवार्ड्स आते हैं फिल्म के लिए। एमी अवार्ड्स, ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। और टोनी अवार्ड्स, ये थिएटर के लिए दिया जाता है। थिएटर के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा काम हुआ है उसके लिए दिया जाता है। इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा। ग्रैमी अवार्ड्स 2020 की बात कर लेते हैं, ये भी BBI है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रैमी अवार्ड 2020 जो है ये हेल्ड ऑन, यानी ये आपको इसका जो है क्या बोलते हैं, इसको किया गया था, इसको आयोजित किया गया था जनवरी 26, 2020 को, यानी 26 जनवरी 2020 को। इसका जो डेस्टिनेशन था आयोजन का वो था स्टेपल्स सेंटर्स इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस जो है वो अमेरिका में है, और लॉस एंजलिस में जो है हॉलीवुड है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसको शॉर्ट में LA के नाम से जानते हैं, लॉस एंजलिस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये अवार्ड जो है समारोह आयोजित किया गया था, और ये अवार्ड दिया गया था 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 अगस्त 2019 तक। जो भी म्यूजिक वगैरह या संगीत के क्षेत्र में काम किए गए थे, जो भी नए एल्बम्स आए थे उनके लिए। याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड 2020 का मतलब ये नहीं कि 2020 में जो अवार्ड आया उनके लिए, बिल्कुल भी नहीं। यह अवार्ड हमेशा 1 साल या 1.5 साल पिछले कार्यों के लिए दिया जाता है। और ये ग्रैमी अवार्ड का 2020 का लिस्ट है। जो सॉन्ग ऑफ द ईयर, यानी कि जो इस साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग है उसको किसको दिया गया है, बैड गाय, बिली एलिस द्वारा इसको जो है बनाया गया था। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम बिली एलिस का व्हेन वी ऑल फॉर अस्लीप। तो इस तरह से ये नाम है, इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इन गानों को आप सर्च करके यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, फाइनल टेस्ट एग्जिट सचिन तेंदुलकर के लेखक कौन है।
फाइनल टेस्ट एग्जिट, ये एक बुक लॉन्च किया गया था और यहाँ ये बुक का फोटो और यहाँ पे एक नाम देख सकते हैं, दिलीप डिसूजा। दिलीप डिसूजा जो है ये काफ़ी नामी लेखक है, इनकी कई रचनाएं हैं और इन्होंने जो है सचिन का जो लास्ट टेस्ट था वो कैसा रहा सचिन के लिए, वो किस तरह से सचिन ने उसको जिया उसके बारे में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आपको सभी लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी रेजोल्यूशन रटवा चुका हूँ बहुत सारे लोगों को, विविध में आपको मिल जाएगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। और यहाँ पे एक और डेटा है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडा का लोगो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ब्लू कलर है और इसमें जैतून की शाखा है और जैतून की शाखा के बीच में जो है पूरी की पूरी धरती का जो है ये ग्लोब है, इसको याद रखिएगा। मुख्यालय जो है इसका मैनहट्टन टापू द्वीप पर है जो कि न्यूयॉर्क शहर है और न्यूयॉर्क शहर जो है ये अमेरिका में है। सदस्य जो देशों की संख्या 193 है और इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी है। इसका अध्यक्ष महासचिव जो है, इसको अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है और वो है एंटोनियो गुतरेस, इसको याद रखिएगा। और जाल स्तर यानी कहने मतलब इसका जो इंटरनेट वेबसाइट है ये यहाँ पे है un.org, यहाँ पे जाकर विजिट करके आप देख सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट 8 का कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम था नवाबजादा लियाकत अली खान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे और जिन्ना के काफ़ी करीबी माने जाते थे, मोहम्मद अली जिन्ना के, जिन्होंने पाकिस्तान का स्थापना किया था। और ये जो है 14 अगस्त 1947 से लेकर अक्टूबर 16 1951 तक प्रधानमंत्री रहे थे। ये उनका फोटो है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इस टेस्ट का डिस्कशन खत्म। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे आप लोग जो है इसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। थैंक यू।